अस्सलाम वालेकुम जी। ताजा खबर आई है और ताजा खबर है कि जी ताजा एक और गर्मा गर्म रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया। जब रेफरेंस दायर होता है ना तो उसके बाद गिरफ्तारी अमल में आ जाती है। ये मैं आपको वन लाइनर समझा दूं जो कि हमें कानूनदान समझाते हैं। अब जो एक और रेफरेंस, वो जो हॉट पैनकेक होता है ना, ये जो हॉट केक तैयार हुआ है, जो हॉट रेफरेंस तैयार हुआ है, ये रेफरेंस जो है नैब ने तैयार किया है। और नैब ने ये जो रेफरेंस जिन दो लोगों के खिलाफ तैयार किया है, वैसे तो और भी इनमें नाम है लोगों के, लेकिन जो मेनली जो दो लोग हैं वो हैं जी इमरान खान और वो हैं पिंकी पियरनी। अब जब इन दोनों के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर हो गया है, और ये रेफरेंस किस बुनियाद पर है? ये तोशाखाना वाला रेफरेंस है। भाईजान जितने भी तोहफे लिए हैं, हीरे की अंगूठिया सेट, टेबल मैट, डिनर सेट, पानी पीने के ग्लास, हर चीज छोटी सी, मतलब पेन होल्डर तक तो ले गए थे साहब बहादुर उठा करके। मैडम भी उठा के ले गई थी पिंकी पियरनी को। वो क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम, ये वाली सूरत हाल थी बुशरा बीबी की। अब तो जो लोग माजी में नून लीग से रसीदे मांगा करते थे, मियाँ साहब रसीदा कड्डो, हैं मरियम नवाज रसीदा कड्डो, अब ये पूरी रियासत उनसे रसीदे मांग रही है। पिंकी पियरनी रसीदा कड्डो, इमरान खान रसीदा कड्डो। अब रसीदे है नहीं, रसीदे है नहीं, 2 नंबरियां की हुई हैं। महंगी चीजें सस्ते दामों तो चली नहीं, चले कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी बैक डेट में डाल के, यानी एक प्रोसेस है। तोशाखाना का एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है कि तोशाखाना के अंदर जो भी तोहफा आता है उसकी एक वैल्यू लगाई जाती है, एक कमेटी पूरी उसकी एक वैल्यू लगाती है। फिर वैल्यू लगने के बाद पहले वो जो तोहफा है वो तोशाखाना में एंटर होता है। उसके बाद जब उसकी एंट्रेंस के बाद जब वैल्यू लगती है, फिर उसका एक सर्टेन परसेंटेज देना होता है। फिर वो परसेंटेज यानी पैसे दिए जाते हैं। जब पैसे दे दिए जाते हैं फिर वो तोहफा निकलता है। यहाँ पर तो सीन ही उल्टा था ना, सीधा तोहफे डायरेक्ट घर आ रहे थे, वो तोशाखाना में एंटर ही नहीं हो रहे थे, उधर एंट्रेंस ही नहीं थी। जब एंट्रेंस नहीं होगी तो उसकी वैल्यू जो मर्जी लगा लो, जितना दिल किया आपने उसकी वैल्यू लगा दी। तो बड़ा मतलब इन्होंने बहुत ही काम खराब किया हुआ था। अब काम खराब किया तो उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। और रेफरेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब जब रेफरेंस दायर होता है तो क्या क्या होता है। फरियाल तारपुर के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, आधी आधी रातों को उठा करके लेके जेल जाते थे, ऐसे ही हुआ ना, नैबजदा हुई। मरियम नवाज के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, मरियम नवाज भी नैब में गई और उनको भी गिरफ्तार किया गया। और मरियम नवाज ने, मैंने आपको बताया बहुत दफा इस बारे में मैं आपको बता चुकी हूं कि नैब में जिस जगह पर उनको रखा गया था, जिस लॉकअप में वो थी, वहां पर कैमरास लगाए हुए थे, ठीक है, उनके हर जगह पे, जहाँ पे सो रही थी, जहाँ पे बाथरूम था, हर जगह पे। मतलब आप जाहिर सी बात है, वो घर थोड़ी ना होता है, कोई 6 बेडरूम अपार्टमेंट या 6 बेडरूम हाउस थोड़ी ना होता है, वो तो सिर्फ एक कमरा होता है खुदनुमा। डेथ सेल जैसी तो जेलें होती हैं जिनके अंदर ये मरियम नवाज और फरियाल तालपुर और नवाज शरीफ और इन लोग को रखा था। तो जब रेफरेंस दायर हो गया तो समझो मीटर डाउन हो गया। तो इतनी पतली और इतनी कमजोर हालत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब पता, जब एक और रेफरेंस दायर होना है, उधर से इद्दत और शिद्दत वाला मामला भी चल रहा है, तो पिंकी पियरनी की तो तबीयत खराब होनी थी। मौसम भी ऐसा है, अब वो चाहे स्मॉग पर डालते हैं, चाहे सर्दी पर डालते हैं, चाहे जो चाहे मर्जी करे, लेकिन भाई उनकी तबीयत खराब हो गई है। बुशरा बीबी हॉस्पिटलाइज्ड है और वो अदालतों में भी लिख कर दे रही हैं। वो अदालतों में उनके वकील जा रहे हैं, वो इद्दत में शिद्दत वाले पे हेयरिंग हुई और उस पर उन्होंने कहा कि भाई किधर है पिंकी पियरनी, किधर है बुशरा बीबी। उन्होंने कहा कि जी देखें जी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपने उसकी कोई लंबी तारीख दें। सबसे पहले तो आए मिलके इज्तिमाई दुआ करते हैं। शाबाश बगार साहब, आप भी हाथ उठाएं, आप भी उठाएं। या अल्लाह तू रहीमो करीम है, या अल्लाह तो बुशरा बीबी को जल्द अज जल्द रूबाए सेहत करे। या अल्लाह आप बुशरा बीबी को सेहत अता फरमाएं। आई जस्ट विश स्पीडी रिकवरी एंड गुड हेल्थ फॉर बुशरा बीबी। वो इसलिए क्योंकि इंसाफ का तकाजा पूरा होना बहुत जरूरी है। हमने दुआ की है, आमीन सुम्मा आमीन। आप देखिएगा इंशाल्लाह बुशरा बीबी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब उनकी नीयत ठीक ना हो वो एक अलग बात है, क्योंकि रेफरेंस भी दायर हो गया है, इद्दत में शिद्दत में भी तेजी आ रही है। तो वहां पर वकील ने बोला कि भाई लंबी डेट दे दे, जिसका मतलब है कि इनका लंबा प्लान है दूर रहने का। तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने लाहौर से आना होता है आप लंबी तारीख दें, क्योंकि आगे छुट्टियां भी आ रही हैं और फिर पिंकी पियरनी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अदालत ने बोला कि भाई आप ना किराए का मकान ले ले। कहाँ ले ले? इस्लामाबाद में किराए का मकान ले ले, ताकि आराम से आपको आने जाने का कोई प्रॉब्लम ना, आप इधर ही रहें, हियरिंग पर आए और मामला निपटाए। तो अब जब ये सब कुछ होना था तो तबीयतें तो फिर खराब होनी है ना। ये बातें तो सुन करके पीटीआई के जो नॉर्मल सपोर्टर है उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो जिनके ऊपर ये गुजर रही है उनके तो फिर ठीक ठाक कड़ाके निकलने हैं। स्मॉग भी हो जाएगी, जल्जले भी आ जाएंगे और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी। और वैसे ये वो लोग हैं जो कि नून लीग पर
नून लीग पर तनकीद करते थे। इमरान खान तो कहते थे कि शहबाज शरीफ की कमर का दर्द नहीं जाता। इमरान खान तो कहते थे कि नवाज शरीफ जब हुकूमत में होता है तब ठीक रहता है, और जब हुकूमत में नहीं होता तो तब इसको लंदन जाना होता है इलाज करने के लिए। इमरान खान तो सबके बारे में कहते थे कि पता नहीं ये जब हुकूमत से उतरते हैं, ये जितने भी नून लीग वाले हैं, इनकी तबीयतें क्यों खराब हो जाती है, इनकी कमरों में दर्द शुरू हो जाते हैं। आज पिंकी पीडनी की भी तबीयत खराब हो गई। मैं वो नहीं कहना चाहती जो इमरान खान साहब कहते हैं, मैंने तो देखे जी आपके सामने दुआ की है, कोई इंसानियत भी चीज होती है, अगर वो वाकई बीमार है तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत दे। लेकिन अगर ये ड्रामेबाजी है, अगर ये ओवर एक्टिंग है, तो कब तक चलेगी भाई? अदालतों ने भी चिट्टा कोरा जवाब दे दिया। दूसरी चीज जी, नाजुक हालत इस कदर है, इतनी ज्यादा है कि वो ताजा डमी चेयरमैन ही कहूंगी, मतलब असल सारे फैसले तो इमरान खान ले रहे हैं और गौहर खान साहब खुद इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। उनकी लड़ाई हो गई है किसके साथ? पिंकी पीरनी के जो नए पीर है वो कौन है? वो है लतीफ खोसा साहब। अब लतीफ खोसा साहब और गौहर खान साहब की 1% भी आपस में नहीं बन रही। 36 का आंकड़ा है दोनों के अंदर। और वो क्यों हुआ? ईगो वॉर, ईगो की वॉर हो गई। और लेकिन अगर मैं आपको इसको अपने अंदाज में, आप मेरे अंदाज में सुनना चाहते हैं इस खबर को, राइट? मैं आपको अपने अंदाज में सुनाती हूँ। मेरा अंदाज ये है कि जो लतीफ खोसा साहब हैं उनका फुल टाइम बेइज्जती प्रोग्राम हुआ, क्योंकि भाई लतीफ खोसा साहब को टिकट चाहिए था। लतीफ खोसा साहब ने जो है जब ये बात रिवील की कि भाई अब मैं पीटीआई में आ चुका हूं, खुद ही कर दी। इमरान खान ने कौन सा उनके गले के अंदर दुपट्टा डाला था? ये कौन सा गौहर खान ने उनके गले में दुपट्टा डाला था? गौहर खान है ना मौजूदा चेयरमैन, इमरान खान है साहब का चेयरमैन। इन दोनों को कुछ अता पता नहीं है। वो पिंकी पीरनी और लतीफ खोसा साहब की आपस में कुछ हिचकी बकी। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और लतीफ खोसा साहब ने, उनके बेटे ने, सबने, मतलब पूरी फैमिली ने पीटीआई ज्वाइन कर ली। कोई बात नहीं है, वो उनका राइट है, अगर वो करना चाहते हैं वो करें, मैं इसके ऊपर क्या बात कह सकती हूँ, अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन मुद्दा ये हुआ और मसला तब हुआ कि जब उन्होंने कहा कि जी अभी अभी तो टिकट देना पड़ेगा, तो गौहर खान साहब ने सीधा हो गए लतीफ खोसा साहब के साथ। अब लतीफ खोसा साहब एक सीनियर वकील हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं, मतलब उनकी जो बच्चे हैं वो मेरी उम्र के हैं, जाहिर सी बात है सीनियर सिटीजन है। 100% ही इज लाइक गोना बी 60+ और समथिंग। तो सीनियर सिटीजन भी हैं, सीनियर वकील भी हैं, और पुराने सियासतदान भी हैं, और बड़े वेल कनेक्टेड और मालदार किस्म के हैं इंसान। उनकी जरा ईगो आपको पता है ज्यादा है। गौहर खान साहब उनके मुकाबले में तजुर्बे में भी कम हैं, और दूसरी बात यह है कि प्रोफेशन में भी जूनियर हैं। तो खोसा साहब को बड़ा मायूब भी लगा। गौहर खान साहब ने कहा कि भाई आपको टिकट चाहिए, आप मुझे लिख कर दें, मैं जो जेल में बैठे इमरान खान साहब है उनसे बात करूंगा, क्योंकि इमरान खान ने मुझे आपके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। ओए होए होए होए, ये क्या कह दिया गौहर खान ने? क्या गुजरी होगी लतीफ खोसा पर ये सुनकर कि भाई मुझे इमरान खान ने आपके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। हो गौहर खान साहब ने तो आग लगा दी लतीफ खोसा साहब को ये बात करके। ये बेइज्जती प्रोग्राम ही है ना, अच्छी खासी पीपल्स पार्टी में इज्जत मिल रही थी, अच्छी खासी इनकी वकालत के अंदर इनको इज्जत मिल रही थी, लेकिन नहीं, शौक था। तो भाई अब इनको पता ही नहीं है अभी लतीफ खोसा साहब को कि पीटीआई वाले कितने बेमुरब्बत लोग हैं, लेकिन ठीक है उनकी चॉइस है। आगे से ये जवाब मिला बस। उसके बाद लतीफ खोसा ने बोला कि भाई तुम मेरे से जूनियर हो, मैं तुम्हें क्यों लिखूं, मैं तुम्हें क्या समझता हूं? गौहर खान ने बोला कि भाईजान मैं चेयरमैन हूं, ऑन पेपर मैं चेयरमैन हूं पीटीआई का, टिकट तो मैंने ही देना है ना, लेकिन ठीक है खान साहब से मैं पूछूंगा, मुझे लिख करके तो दें। तो भाई इसके ऊपर हो गया ठड्डा। और ये ऐसी लड़ाई है, ये ऐसी ईगो वॉर है, ये ऐसी तिली है जिसकी आग मजीद फैलनी ही फैलनी है, ये आग बुझनी नहीं है। और आप देखिएगा कि इस आग के अंदर मजीद लोग आकर तेल ही डालेंगे, इसको ऊपर पानी डाल के इस आग को बुझाया नहीं जाएगा। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, जनरल फैज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है, ताजा खबर यह है कि जनरल फैज हमीद के हवाले से सवालनामा तैयार हो गया है। ये कौन सा सवालनामा है? फैजाबाद धरना कमीशन के सामने फैज हमीद की आइंदा हफ्ते तलबी हो सकती है। जराए के हवाले से खबरें चल रही हैं, और जराए के हवाले से मैं आपको कोट कर रही हूँ, जो जराए हमें बता रहे हैं कि फैजाबाद धरना कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के लिए सवालनामा तैयार कर लिया है। और मैं आपको ये बता दूं कि 3 रुकनी कमीशन बनाया गया था, और इस 3 रुकनी कमीशन के सामने ऑलरेडी वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो वजीर आजम के थे फवाद हसन फवाद साहब, और कई और जो दीगर अफसरान हैं वो ऑलरेडी पेश हो चुके हैं। और अब बारी है किसकी? अब बारी है जनरल फैज हमीद की। तो भाईजान मीटर डाउन हो चुका है, बुलावा आ चुका है, फैज हमीद का नंबर लग चुका है। अब लिख करके उनको सवाल दिए जाएं, चाहे वो लिख करके इसका जवाब दें, या चाहे फैज हमीद हाजिर हो, चाहे ये वाला सीन हो, भाई अब उनका जो रिप्लाई आएगा वो हम सब देखेंगे। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।